हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस कारण मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था। मैंने अब थोड़ा मैं नॉर्मल हुआ हूँ तो मैंने टाइम निकाल कर सबसे पहले आप ही के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो आज से फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास पहले की तरह। तो आज हम अपना चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर के तो हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। 3 चैप्टर तक के तो हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा जो चौथा चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू देखते हैं। चौथा हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा संधारित्रों का विवरण। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कैपे स्पेसिफिक ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। जो आज हमारा चैप्टर है वो हमारा जो आज हमारा चैप्टर 4 है वो कैपेसिटर के ऊपर है। ठीक है ना। आज इसमें हम कैपेसिटर के एमसीक्यू हल करेंगे। जैसे हिंदी में हम संधारित्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर जो ट्वेल्थ वाला जो ट्वेल्थ में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि कैपेसिटर के बारे में कैसे चार्ज वगैरह सब होता है स्टोर, कैसे आप इस वो जो चार्ज होते हैं कैसे स्टोर होते हैं। उसका जो कैपेसिटर का साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना। और उसकी जो क्या कहते हैं यूनिट होती है वो भी आपको पता होगी। जो यूनिट होती है वो भी माइक्रो फैराड में होती है। ये भी आपको पता होगा, है ना। सी से दिखाते हैं हम इसे। तो चलो हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न में साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है। और अगर किसी को इसकी थ्योरी चाहिए चैप्टर की तो बता देना, मैं थ्योरी डाल दूंगा, आप थ्योरी पर भी पढ़ सकते हैं। आज फिर फिलहाल तो हम एमसीक्यू जो हमारे इसमें कंप्लीट एमसीक्यू हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के। आज पूरे कंप्लीट एमसीक्यू हम ख़त्म कर देंगे। मैं एक ही वीडियो में सारे चाहे कोई भी चैप्टर हो सबके कंप्लीट एमसीक्यू करा दे रहा हूँ। ठीक है ना। इस चैप्टर के हम कंप्लीट एमसीक्यू आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है, दो चालक जो किसी उपयुक्त अचालक के द्वारा यानी प्रेरकत्व हो से बनी युक्ति कहलाती है हमारी प्रतिरोध कुंडली संधारित्र चौक। तो ये हमारी होती है संधारित्र। ठीक है ना। जो दो चालक जो किसी उपयुक्त अचालक के द्वारा यानी अप्रयुक्त हो से बनी हो युक्ति कहलाती है हमारी संधारित्र। दो चालक हमारी क्या, दो अचालक हमारी क्या, ये हमारी कैपेसिटर की बोल रहा है कि इनके जो बीच की जो युक्ति है जो वो हमारी क्या कहलाती है, वो संधारित्र मतलब जो कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है, संधारित्र। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी चालक के आवेश की वह मात्रा जो उसके विभवांतर को 1 वोल्ट से बढ़ाती है। किसी चालक के आवेश की वह मात्रा जो उसके विभवांतर को, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? 1 वोल्ट बढ़ाती है। ठीक है ना। 1 वोल्ट बढ़ाती है तो उसको क्या होगी, धारिता होगी, विभवांतर होगी, विद्युतशीलता होगी या प्रेरकत्व होगी, वो होगी हमारी धारिता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को जो 1 वोल्ट बढ़ाती है हमारी होती है कैपेसिटेंस, धारिता। ठीक है। आगे और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तर इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र बनाए जाते हैं। तर इलेक्ट्रोलाइट जो संधारित्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, पहला ऑप्शन हमारा नियत मान, दूसरा समायोजन मान से, है ना, प्रतिवर्ती मान से या परिवर्तीय मान से। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा नियत मान से। ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए वाला। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ताप वृद्धि से संधारित्र की धारिता, मतलब ताप में वृद्धि होती है तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र धारिता मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित होती है, समाप्त होती है। तो इसका आंसर है बढ़ती है। अगर क्या कहते हैं हमारा टेम्परेचर, अगर हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारी हीटिंग है वो अगर हमारी बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कैपेसिटर की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी है वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। कैपेसिटेंसी भी हमारी बढ़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या कहता है। संधारित्र के धारिता का को वर्णकोड से दर्शाने की प्रणाली में पहली पट्टी का रंग होता है। ये कह रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के वर्णकोड से दर्शाने के लिए, वर्णकोड से दर्शाने में पहली पट्टी का रंग होता है। जैसे हम रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं उसी प्रकार हम कैपेसिटर के दर्शाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रथम रंग, सहन सीमा रंग, ठीक है, तापमान है नहीं गुणांक या गुणांक। तो इसका आंसर होगा तापमान गुणांक, ये हमारा सही आंसर होगा। जैसे हम रेजिस्टेंस में कलर कोड से हम उनका मान निकालते हैं, ऐसे इस प्रकार इसमें भी हम करते हैं। ठीक है। किस प्रकार इसका मतलब
इसको दर्शाया जाए, मान कैसे वो किया जाए इसका। अब बात करते हैं 6वें प्रश्न की। सर्वाधिक उच्च कार्यालय में वोल्टता वाला संधारित्र होता है। इलेक्ट्रोलाइट, सेरामिक अचालक वाला, बर्क अचालक वाला और या ऑयल अचालक वाला। तो इसका आंसर सही है जो ऑयल अचालक वाला, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है 50 डीसी वोल्ट, 500 डीसी वोल्ट, 1500 डीसी वोल्ट या 2000 डीसी वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 500 डीसी वोल्ट होगा। ठीक है, बी वाला। 8वां प्रश्न, ट्रिमर तथा पैडर की प्रकार से संधारित्र होते हैं। नियत मान, पर्वतीय मान, समायोजन मान या सेरामिक मान। तो इसका जो सही आंसर है समायोजिक मान, ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न के बारे में। धारिता का मात्रक होता है। धारिता का मात्रक होता है न्यूटन, फैराडे, ओम, वोल्ट। तो इसका धारिता का जो मान होता है वो हमारा होता है फैराडे। हम जो वैल्यू होती है वो हम फैराडे में मापते हैं। ठीक है ना, माइक्रो फैराडे में। ठीक है। अब बात करें 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न में हमारा कहता है कि वायु तथा निर्वात का परावैद्युत नियतांक होता है हमारा 1, 1 से अधिक या 1 से कम या -1। तो इसका आंसर हमारा होगा 1। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है यदि एक धारिता का मान 40 माइक्रोफैराड है, दो संधारित्रों के उपलब्ध से हमने 80 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाएगा। समांतर में, श्रेणी में, मिश्रण में या इसमें। तो दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है, इसको थोड़ा सॉल्व कराना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोशिश करता हूँ फ़ोन पे सॉल्व हो जाए तो आपको करा के दिखा देता हूँ मैं। तो ये कह रहा है यदि एक धारिता का मान, मतलब एक कैपेसिटर का मान 40 माइक्रोफैराड है। ठीक है ना, एक कैपेसिटर का मान हमें दे रखा है 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, 40 माइक्रोफैराड उपलब्ध हो तो 80 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाएगा। मतलब ये कह रहा है यदि एक ही धारिता का मान 40 माइक्रोफैराड है, दो संधारित्र उपलब्ध है। मतलब जैसे 40 माइक्रोफैराड के हमारे दो कैपेसिटर हैं, 40 माइक्रोफैराड के हमारे दो कैपेसिटर हैं और हमें 80 माइक्रोफैराड हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? 80 माइक्रोफैराड चाहिए। तो हमें इन्हें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें क्या कहते हैं, एक सेकेंड, अगर हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें इनको 80 माइक्रोफैराड हमें चाहिए तो हमें इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम मतलब ये, अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो इन दोनों को प्लस करके इनका जो आंसर आएगा 80 माइक्रोफैराड, ये आप लिख दोगे। ठीक है ना। अगर इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते तो श्रेणी क्रम में आपका फॉर्मूला ऐसा होता C1/C 1/C1 है ना, प्लस 1/C2। दोस्तों थोड़ा फ़ोन में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है ना, बटे में होता जैसे आप एक तरह से ये समझ लीजिए, अगर हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस के मान को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम रेजिस्टेंस के मान को श्रेणी क्रम में हम रेजिस्टेंस के मान को जोड़ते हैं। एक मिनट। तो श्रेणी क्रम में हम रेजिस्टेंस के मान को अगर जोड़ते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सारे को प्लस कर देते हैं। अगर उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस के मान को, तो उनमें क्या होता है हमारा, हम बटे में करके जोड़ते हैं। ऐसा कैपेसिटर में उल्टा होता है। कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बटे में करके जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अब हमारी स्क्रीन खाली हो गई है। जैसे कि आपको पैरेलल में जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ना है तो C1 + C2 और ऐसे हमारा चलता है, मतलब जितने आपको जोड़ने हैं। अगर हम इसे सीरीज में जोड़ें, सीरीज में जोड़ने के लिए हमें करना पड़ेगा 1/C1 + 1/C2, कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख लीजिए। तो ये आपको आंसर समझ में आया होगा। इसका आंसर जो है बी वाला समांतर क्रम में। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। यदि 4 माइक्रोफैराड का धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उसके श्रेणी क्रम में 8 माइक्रोफैराड धारिता का मान जुड़ जाएगा, तो परिपथ में कुल कितना होगा। दोस्तों आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता है भी कितना दिक्कत हो गया था, ठीक से सॉल्व भी नहीं हो पाया था। मोबाइल पे दिक्कत होती है, तो आप इसको खुद सॉल्व करिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये कह रखा है यदि 4 माइक्रोफैराड के दो धारिता के
मान है, मतलब 4 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर जुड़े हैं और उनके श्रेणी क्रम में 8 माइक्रोफैराड का जुड़ा है, मतलब 2 तो समांतर में जुड़े हुए हैं और एक आपके श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो आप इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। मैं मोबाइल पे नहीं करा पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है इस कारण से। ठीक है, तो आप इसको न्यूमेरिकल को देख लीजिए, वरना कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाऊंगा मैं, उसमें अगर न्यूमेरिकल जो रह जाते हैं मैं उसमें सॉल्व करके डाल दिया करूंगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम क्या है, अगर हम 2 प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो जो है इसकी जो संधारित्र है वो हमारी घट जाएगी। ठीक है, बात करते हैं और आगे की। ठीक है ना, यदि किसी सी धारिता के मान के 2 संधारित्र क्रम से संयोजित हैं तो उनकी तुल्यता होगी 2C, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा C/C2, वो C/2, और सी ऑप्शन हमारा C, और चौथा ऑप्शन हमारा C/4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा C/2। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन का जो मैंने आपको ये क्वेश्चन तो समझा दिया, इसका जो सही आंसर है वो 2 × 10⁻³ है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसे इसका आंसर है यार बताने के लिए। दोस्तों थोड़ा मोबाइल में बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, बोर्ड पे आपकी क्लासेस चलाया करूँगा। ठीक है ना, अभी थोड़ा दिक्कत है इस कारण। यदि संधारित्र यदि सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न फिर रह गया। यदि किसी वायु अचालक संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच की उर्वरक की महीन परत पर लगा दिया जाए तो उसके संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। धारिता तो बढ़ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं 17वां प्रश्न है। यदि संधारित्र के परावैद्युत नियतांक अचालक प्रयोग किया जाए तो वायु का अपेक्षा उसकी धारिता होगी k गुना बढ़ जाती है, k गुना घट जाती है, k² गुना बढ़ जाती है, k/2 गुना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा k गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। किसी सेरामिक संधारित्र का वर्ण क्रम में भूरा, यानी भूराक, काला, नारंगी, भूरा, तो उसका मान होगा 1 किलो फेराइड ±1%, यानी 10 किलो वो सॉरी फेराइड 1%, और 100 kPa ±1%, 0.1 kPa ±1%। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 kPa ±1% होगा। 10 किलो फेराइड मत बोलिए, मुँह से गलती से निकल गया था। 1 kPa ±1% होगा इसका आंसर। ठीक है जी, हमारा 19वां प्रश्न है, ये भी आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, दर्शाइए कि परिपथ में तुल्य धारिता होगी, इनको तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, समांतर में दिए हुए हैं तो ये तो 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये 6 और 6, ठीक है, ये आपका C1 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ये C2, यानी ये भी आपका 6 और C3 भी आपका 6। इनको क्या करना है आपको 1/6 + 1/6 + 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके 3/6, और इसका जो आंसर है वो हमारा 1/2 आएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दे तो ये हमारा आंसर आएगा ओनली 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो आंसर हमारा इसका क्या है 2 माइक्रोफैराड। इसका आंसर हमारा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। पॉलिस्टिक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है 40 वोल्ट DC, 400 वोल्ट DC, 5000 वोल्ट DC, 500 वोल्ट 400 वोल्ट DC। इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अधिक धारिता मान प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को किस श्रेणी समूह में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्र क्रम में, या इनमें से कोई नहीं, समांतर क्रम में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। एक फेराडे कितने, है ना, ESU के बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ESU की फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसके ये बोल रहा है एक फेराड कितने के बराबर होगा? 7 × 10⁻³ ESU, या 9 × 10⁻11 ESU, या 7 × 10⁻³ ESU, या 9 × 10⁻³ ESU। इसका सही आंसर होगा बी वाला 9 × 10⁻³ ESU। ठीक है,
बात करते हैं 23वें प्रश्न की, संधारित्र की धारी के प्रति घात है ना, सॉरी, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की गणना की जाती है, ठीक है ना, 2πfc है ना, और बी है हमारा 1/2πfc, ठीक है, और चौथा है हमारा 1/2πfc, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा सही आंसर होगा है ना, कैपेसिटेंस है 1/2πfc, ये हमारा इसी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। 24वां हमारा प्रश्न कह रहा है, 24वां प्रश्न कह रहा है, आरसी परिपथ में समय नियतांक की गणना करने के लिए टी इज इक्वल टू सी अपॉन आर, टी इज इक्वल टू आर अपॉन सी, टी है 1/CR या टी बराबर सी आर, तो इसका आंसर होगा टी बराबर सी आर, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में, 100 माइक्रोफेराड की धारिता के संधारित्र 1 किलो हार्टेज आवृत्ति वाली की धारी के प्रति घात यानी होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 1/पाई ओम होगा, और इसका जो सही आंसर है हमारा यही होगा, ये हमारे B, C, D गलत होंगे, ठीक है, ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। तो दोस्तों यहाँ के सारे MCQ ख़त्म होते हैं, अगर ये नहीं समझ में आया हो बता दी, दोबारा से बना दूंगा। चक्कर ये दोस्तों थोड़ा ये इस वजह से ऐसा बहुत सारी दिक्कत और बहुत सारी वीडियो में दिक्कत इस वजह से हुई है क्योंकि मोबाइल है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं फ़ोन पे स्क्रीन पे लिखते समय, थोड़ा छोटा बड़ा बड़ा लिखा जाता है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है इस कारण, ठीक है। आप जल्दी से सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बहुत ही अच्छा कर सकूँ आप लोगों के लिए। इतना मेहनत मैं आपकी कर रहा हूँ, और जितनी गलतियाँ भी कर रहा हूँ उसको आपको पता है, गलतियाँ जानबूझ के नहीं हो रही हैं, है नहीं, सारी गलतियाँ है नहीं है, कुछ मेरी भी है तो कुछ क्या कहते हैं दिक्कत भी हो रही है मोबाइल में पढ़ाने से, तो चलो कोई ना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कर पाऊँ, ठीक है ना। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, वैसे आप तो आपका प्यार मेरे साथ है तो मैं ज़रूर अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और आप हाँ सारे MCQ को ध्यान से पढ़ के जो भी नॉर्मली जो है आप उनको ध्यान से लगा लें, ताकि क्या कहते हैं कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, और जितने भी MCQ मैं करा रहा हूँ सारे चैप्टर को इनको पढ़ लीजिए, आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आ जाएगी और आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज पाना, आप लोगों को अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहाँ से आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके एक अच्छी सैलरी पैकेज की जॉब पे आप जा सकें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।